कुछ ऐसी चीजें जो आपके सोच से कई गुना ज्यादा बड़ी है, बट आपको लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज है। और ये कौन सा देश है जहाँ लड़कियां भी M16 राइफल लेके घूमती है? और कभी सोचा है कि एरोप्लेन मोड ऑन करने पर हमारा इंटरनेट वापस से सही से कैसे चलने लग जाता है? और जापान में लोगों की डेड बॉडी के ऊपर ये QR कोड क्यों लगाया जाता है? और आज मैं आपको दुनिया की सबसे डेडलिस्ट कॉफी पिलाने वाला हूँ। भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लाइक एम रखते हैं 999 का, जो कि देखते हैं कि आप में से कौन कौन इसे कर पाता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है जब हमारा इंटरनेट सही से चल नहीं रहा होता और उस टाइम जैसे ही हम एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो हमारा इंटरनेट वापस से सही से कैसे चलने लग जाता है? वेल, इसके पीछे मेनली 3 डिफरेंट रीजंस है। सबसे पहले तो जब भी आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हो तो आपका नेटवर्क सेटिंग एक तरह से रीसेट हो जाता है। दूसरी लैंग्वेज में कहे तो एक सॉफ्ट रिफ्रेश। जब एयरप्लेन मोड ऑन होता है तो फोन का पूरा नेटवर्क कनेक्शन टेम्परेली बंद हो जाता है, जैसे की एक मिनी रिसेट। और फिर जब ऑफ होता है तो फोन दोबारा से फ्रेश कनेक्शन कैप्चर करता है। इससे बेसिकली फोन का वीक सिग्नल या स्टक सिग्नल फिक्स हो जाता है। सेकंड रीजन, इससे नेटवर्क ओवरलोडिंग अवॉइड करता है। होता क्या है कि कभी कभी फोन एक ओवरलोड या स्लो नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पर मोस्टली बहुत ज्यादा यूजर्स होते हैं। और एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करने पर फोन ऑटोमेटिकली दूसरे बेटर और लेस क्राउडेड टावर से कनेक्ट कर लेता है, और इससे इंटरनेट स्पीड इंप्रूव हो जाती है और लैग या बफरिंग भी कम हो जाती है। एंड थर्ड रीजन है, इससे बैकग्राउंड नेटवर्क ग्लिचेस फिक्स हो जाते हैं। मोस्टली कभी कभी क्या होता है, फोन में बैकग्राउंड में छोटी छोटी नेटवर्क ग्लिचेस या बग्स आ जाते हैं जो डाटा स्पीड को स्लो कर देते हैं, और एयरप्लेन मोड एक क्विक फिक्स की तरह काम करता है। ये सारे टेम्पररी बग्स को क्लियर कर देता है, और फिर जब आप दोबारा से फोन के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करते हो तो सिस्टम पूरा एक फ्रेश स्टार्ट लेता है, जिससे कि इंटरनेट स्मूथ चलने लग जाता है, वो भी विदाउट इंटरप्शन के। नंबर 2, भाई क्या आपको पता है कि पहले के टाइम साइकिल चलाना किसी खतरे से कम नहीं था? देखो होता क्या था कि पहले के टाइम पर साइकिलों में पैडल्स ही नहीं होते थे। आपको अपने पैर की मदद से साइकिल को आगे की तरफ धकेलना होता था। सेम वैसे ही जैसे आज के टाइम बच्चे खिलौना साइकिल चलाते हैं, बट इससे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। सो इसीलिए इंजीनियर्स ने इसके आगे वाले पहिए पर ही पैडल्स लगा दिए, और अब इससे लोग इजिली कहीं भी पहुंच जाते थे। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, पैडल्स के एक पूरे राउंड में साइकिल सिर्फ पहिए साइज जितनी ही चल पाती थी, और तेज चलने के लिए लोगों को बहुत तेज से पैडल मारना पड़ता था, जिससे कि वो थक जाते थे। बट फिर 18 सेंचुरीज में इंजीनियर्स ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने क्या किया कि आगे वाले पहिए को बहुत बड़ा बना दिया, और अब इससे साइकिल एक पैडल में पहिए जितना डिस्टेंस तय करती थी। बट शौक की बात तो ये है कि इसमें भी एक समस्या थी, क्योंकि इसमें इंसानों को साइकिल से बहुत ऊंचाई पर बैठना पड़ता था, और जरा से भी गलती उनकी मौत का कारण बन सकती थी। और इसीलिए लोग इस साइकिल को चलाने से ही डरा करते थे, क्योंकि ये साइकिल थी ही इतनी खतरनाक। बट फाइनली मॉडर्न सेंचुरीज में किसी ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल ही दिया, और अब इसमें बड़े पहिए की जगह गियर्स और चेन्स का यूज किया गया, जिसमें एक बड़ा गियर छोटे गियर को चलाता था। और अब पहली बार साइकिल पहिए के साइज जितनी नहीं बल्कि अपनी मर्जी जितना चल सकती थी। और जिन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया था उनका नाम था हैंस रेनॉल्ड चेन्स, और आज इन्हीं की वजह से साइकिल को हम सही से यूज कर पाते हैं। नंबर 3, भाइयों आपके आसपास की कुछ ऐसी चीजें जो हमें तो छोटी लगती हैं पर रियलिटी में काफी बड़े होते हैं। सबसे पहले अगर आपको भी लगता है कि एस्ट्रॉइड बहुत छोटे होते हैं तो एक बार जरा इस इमेज को देखो। ये वो एस्ट्रॉइड है जो डायनासोर के टाइम पर गिरा था, और ये जो यहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंग्स है ना, ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा लॉस एंजलिस सिटी है, जो कि अमेरिका में है। और अगर यकीन नहीं तो एक बार आप गूगल भी कर सकते हो, और इसको देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि एक एस्ट्रॉइड कितना बड़ा होता है। नेक्स्ट, आपने इस तरह के बड़े बड़े ट्रक्स को तो देखे ही होंगे, लेकिन जरा एक बार इस मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर तो नजर डालो। ये एक नॉर्मल ट्रक है जो हम भी जानते हैं, और ये देखो ये है एक मॉन्स्टर ट्रक, और ये छोटा ट्रक इस मॉन्स्टर ट्रक के सामने कितना छोटा सा लग रहा है। नेक्स्ट, आपने वैसे तो कई तरह के पेड़ देखे होंगे, लेकिन एक बार जरा यहाँ पर देखो, ये एक नॉर्मल पेड़ है जो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन एक बार इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, जो कि इन छोटे पेड़ के सामने कितना बड़ा सा लग रहा है। नेक्स्ट, एक बार जरा इस इमेज को देखो, ये एक टाइटेनोबोअस स्नेक का एंटिक पीस है। इससे ये पता चल जाता है कि पहले के टाइम पर ये सांप हम इंसानों के मुकाबले कितने बड़े हुआ करते थे। नेक्स्ट, सैटर्न का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले उसके रिंग्स के बारे में ही आता है, और आपको भी लगता होगा कि सैटर्न की ये रिंग्स काफी हद तक बड़े होते हैं। लेकिन जरा एक बार यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर छोटा सा डॉट है ना, ये कोई डॉट नहीं बल्कि पूरा सैटर्न है, जो कि इस बड़े से रिंग्स के सामने बच्चा सा लग रहा है। दरअसल इस रिंग्स को J1407b कहते हैं। नेक्स्ट, आपने कई तरह के आइस बग्स देखे होंगे, और आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर आइस बग्स इतने ही साइज के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आइस बग का 4% ही हिस्सा है, बाकी का 96% पानी के अंदर नीचे रहता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इन्हीं आइस बग्स की वजह से
टाइटैनिक डूबा था। और अगर आप टाइटैनिक का नाम आ ही गया है तो आपको भी लगता होगा कि टाइटैनिक कितनी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन रियलिटी में टाइटैनिक बहुत ही ज्यादा छोटी है। क्योंकि एक बार इस इमेज को देखो, ये है एक नॉर्मल टाइटैनिक शिप और ये है एक क्रूज शिप, जो कि एक टाइटैनिक के सामने कितना बड़ा लग रहा है। नंबर 4, कहा जाता है कि एयरप्लेन के इंजन का एयर फ्लो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो भारी से भारी चीजों को चुटकियों में उड़ा सकता है। पर क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है? सो इसी बात का टेस्ट करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मोजावे एयरपोर्ट पर एक रियल बोइंग 747 प्लेन का यूज करके जेट एयर फ्लो को टेस्ट किया। सबसे पहले एक कार को एक सेफ डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया और फिर जैसे ही बोइंग 747 प्लेन के इंजन को हाई स्पीड से चलाया गया तो उसकी पावरफुल हवा ने उस कार को जोर से पुश किया, जिससे कार हिलने लगी, घिसटने लगी और इवन उड़ने भी लग गई। और साथ ही कार पर कई तरह के डैमेज भी आए। और फिर इसके बाद एक पुरानी स्कूल बस का टेस्ट में यूज किया गया। और फिर जैसे ही बस एयरप्लेन के जेट फ्लो के रेंज में आती है तो बस की विंडो टूट जाती है और बस भी काफी हद तक उड़कर दूर चली जाती है और बस पर कई तरह के डैमेज भी लगते हैं। और सबसे खतरनाक मोमेंट्स तो तब आया जब एक रियल एयरक्राफ्ट को टेस्ट में यूज किया गया और ये भी हाई स्पीड एयर फ्लो की वजह से काफी हद तक दूर जा गिरा और पलट कर काफी हद तक दूर चला गया। देखो, आमतौर पर जेट एयर फ्लो की स्पीड ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तक की होती है, जो किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को दूर फेंकने के लिए काफी है। और इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर जेट ब्लास्ट वार्निंग के बोर्ड भी लगाए जाते हैं। नंबर 5, ये है दुनिया का सबसे डेडलिस्ट कॉफी, जिसे डेथ विश कॉफी कहा जाता है। शौक होने की बात नहीं है, इसको पीने के बाद आप मरोगे नहीं। बेसिकली ये कॉफी काफी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टाइप की मानी जाती है। इसका मेन हाईलाइट है इसके अंदर का ये हाई कैफीन कंटेंट, जो नॉर्मल कॉफी के कंपेयर में काफी हद तक ज्यादा होता है। मतलब ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट चाहते हैं। और आमतौर पर इसका टेस्ट काफी रिच, डार्क और थोड़ा बिटर टाइप का होता है और इसमें चॉकलेटी और स्मोकी फ्लेवर्स भी मिले होते हैं। और इसीलिए इसे यूज करना भी इजी है। बस इसे गर्म पानी में मिक्स करो और आपकी डेडलिस्ट कॉफी रेडी। और इसकी पैकेजिंग भी हाई लेवल की होती है, जो इसे सबसे अलग और सबसे एजी बनाता है और यही इनके ब्रांड को एक अलग पहचान देता है। और इसे डेड विश कॉफी कहने के कई सारे रीजंस है और उनमें से एक है क्योंकि इसका कैफीन लेवल नॉर्मल कॉफी से काफी ज्यादा होता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक कप ही काफी हैवी एनर्जी बूस्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम भी इंटेंस फील देने के लिए रखा गया है। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वाइन ग्लास में ये डंडी क्यों दी जाती है? मतलब नॉर्मल ग्लासों में तो डंडियां होती ही नहीं, फिर वाइन की ही ग्लास में डंडियां क्यों होती है? अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हार्डी भाई ये सिर्फ एक डिजाइन है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास रीजन है। तो देखो, वैसे इस डंडी को स्टेम्स कहा जाता है और अगर आप बिना स्टेम वाले ग्लास में वाइन पीते हो तो इसका मतलब आप वाइन को सही तरीके से नहीं पी पा रहे हो। बताता हूँ कैसे। तो देखो, वाइन को एक खास तापमान पे सर्व किया जाता है और इन्हीं टेम्परेचर में ही वाइन को पिया जाता है। और जैसे ही आप अपने हाथ से गिलास को पकड़ते हो तो आपकी हाथ की गर्मी धीरे धीरे वाइन तक पहुँच जाती है और यही टेम्परेचर बदलना वाइन के टेस्ट और स्मेल दोनों को ही बिगाड़ सकता है। और इसीलिए वाइन ग्लास में ये स्टेम दिया जाता है ताकि आप गिलास को नीचे से पकड़ो। नंबर 7, ये एक ऐसा देश है जहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ M16 राइफल लेके घूमती है और इस कंट्री का नाम है इजराइल। अब मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में भी क्या चल रहा होगा कि आखिर यहाँ पर लड़कियाँ ये गन लेके क्यों घूमती है। तो देखो, वैसे तो इसके पीछे कई सारे रीजंस है, लेकिन मैं आपको उनमें से सबसे 3 मेन रीजंस बताता हूँ। सबसे पहले तो इजराइल में बॉयज के साथ साथ गर्ल्स के लिए भी आर्मी में ज्वाइन करना कंपलसरी होता है और इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग के दौरान M16 राइफल दी जाती है। सेकंड रीजन, इजराइल एक हाई सिक्योरिटी कंट्री है जहाँ पर थ्रेट्स ज्यादा रहते हैं, यानी कि यहाँ पर खतरा हर गली में आपका इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए फीमेल सोल्जर्स भी पब्लिक प्लेसेस में वेपन कैरी करती है ताकि इमरजेंसी में तुरंत एक्शन ले सके। एंड द थर्ड रीजन है, यहाँ पर गर्ल्स को प्रोफेशनली मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें कि वेपन हैंडलिंग भी इंक्लूडेड होता है। और साथ ही यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। गर्ल्स भी बॉयज की तरह आर्मी में एक अपना एक्शन रोल प्ले कर सकती है, इंक्लूडिंग कॉम्बैट ड्यूटीज। नंबर 8, आपने भी कभी न कभी ये ब्लैक होल नाम का वर्ड तो सुना ही होगा, पर कभी सोचा है कि ये ब्लैक होल होता क्या है और आखिर ये बनता कैसे है? वेल देखो, हमारे स्पेस में कई तरह के स्टार्स मौजूद हैं, छोटे से लेकर काफी बड़े तक, और इनमें हर एक स्टार्स की अपनी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। पर देखो, जब कोई बहुत बड़ा स्टार बूढ़ा हो जाता है तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और इसी की वजह से वो फट जाता है। तो देखो, फटने के बाद तो उस स्टार की ग्रेविटी तो अभी भी वही मौजूद है ना। तो जब ये फटता है ना तो इसके ऊपर वाले लेयर तो हर जगह बिखर कर दूर चले जाते हैं, पर अंदर वाली लेयर कोलैप्स हो जाती है, यानी कि वो अंदर की तरफ धस जाती है। और ये सब यहाँ पर इतनी तेज होता है कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और इसी की वजह से एक ब्लैक होल बन जाता है। और इसे हिंदी में मौत का दानव कहना गलत नहीं होगा। और ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है, सो इसीलिए वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर समा लेता है, फिर चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। इवन लाइट भी उस ब्लैक होल से नहीं बच पाती और अगर एक बार कोई चीज इसके अंदर चली जाती है तो वो वापस कभी नहीं लौटती।
नंबर 9, आखिर जापान में लोगों की डेथ बॉडी के ऊपर ये QR कोड क्यों लगाया जाता है? तो देखो, ये सिर्फ जापान में ही हो रहा है, बाकी किसी और कंट्रीज में ये चीज नहीं होता। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जापान में टेक्नोलॉजी का यूज काफी एडवांस है और इसीलिए कुछ लोग अपने सबसे प्यारे लोगों के लिए यहाँ पर QR कोड लगवाते हैं और जब कोई इसे स्कैन करता है तो उसमें डेथ हुई पर्सन की फोटोज, वीडियोस, लाइफ स्टोरीज और सारी मेमोरीज मिल जाती है, जिससे कि एक डिजिटल यादगार बन जाता है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्री रिजर्व बन जाता है, क्योंकि इससे ट्रेडिशनल नाम के साथ साथ एक मॉडर्न टच भी मिलता है। और साथ ही देखो, कभी कभार क्या होता है कि पुराने ग्रेव्स पर लिखा हुआ टेक्स्ट फेड आउट हो जाता है या इसे समझना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए इन पर ये QR कोड लगाया जाता है और इसे स्कैन करने पर एक इंस्टेंट क्लियर डाटा और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और ये विजिटर्स और फैमिली मेंबर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है और इससे गलत इन्फॉर्मेशन का रिस्क भी कम हो जाता है। नंबर 10, बचपन से आपको ये चीज पढ़ाई होगी कि ऊंट अपने इस जगह पर पानी स्टोर करके रखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या ये सच बात है? तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ऊंट के इस पार्ट को हम्प कहा जाता है और बचपन से ही हमें लगता था कि ऊंट अपने इस जगह पर पानी स्टोर करके रखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊंट एक बार में सिर्फ 100 से 150 लीटर पानी ही पी सकता है और वो उस पानी को अपने हम्प में नहीं बल्कि अपने अंदर मौजूद नलियों में स्टोर करके रखता है, जिसे ब्लड स्ट्रीम कहा जाता है। और साथ ही ऊंट के इस हम्प में फैट स्टोर होता है जो इसे टाइम टू टाइम कई दिनों तक बिना खाना खाए एनर्जी देता रहता है। तो अब समझ गए ना, ऊंट के इस हम्प में पानी नहीं बल्कि फैट मौजूद होता है। वेल, अगर आप अब समझ ही गए हो तो कभी सोचा है कि पिज्जा बॉक्स तो स्क्वायर शेप में होता है पर पिज्जा सर्कल शेप में क्यों होता है? और गोल्फ बॉल्स पर ये छोटे छोटे छेद क्यों बनाए जाते हैं? और प्लेन का कलर हमेशा व्हाइट ही क्यों होता है, ब्लैक क्यों नहीं? और आखिर हमारा मोबाइल फोन हमेशा 100% तक ही क्यों जाता है? और ऐसे कई सारे फैक्ट्स देखने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। बाकी इस वाली वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मैं आपसे मिलता हूँ उसी वाली वीडियो पे। सो तब तक के लिए बाय।